अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए नॉवेल्स की दुनिया। आज का हमारा नॉवल है अजय कलम फलूशा साफी किस्त नंबर 7। रूहान और अपने वकला की टीम की मदद से राना साहब ने शेख की तरफ से इस पुलिस एहलकार पर कोर्ट केस करवाया और 2 माह के अंदर ही उनकी रहाई की अर्जी कबूल हो गई। बल्कि पुलिस एहलकार को अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने पर भी भारी जुर्माना अदा करने की सजा दी गई। मैंने आपसे हमेशा राब्ते में रहूंगा। मैंने रूहान को कह दिया, वो हर हफ्ते मुझे आपकी खबर ला कर देता है। राना साहब ने मुस्तकिम भरे अंदाज में मुस्कुराकर कहा, मुबशर तुम भी रिहा होकर उसके पास जरूर जाना, उसने एतराफ करना, उसे अपना नेक होना जरूर दिखाना। शेख साहब ने प्यार से मशवरा दिया, अगर वो तुम्हारी किस्मत में है तो यकीन जानो वो आज भी दुनिया के किसी न किसी गोशे में तुम्हारी मुंतजिर है। ऐसा करने से क्या वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी? राना साहब ने मुतफरक अंदाज में पूछा। पता नहीं, हो सकता है तुम्हारी माफी कबूल भी ना करे, तुम पर चीखे चलाए, तुम्हें छिड़के, लेकिन तुम्हारी खामोशी से बर्दाश्त करना होगा। फिर क्या फायदा? फिर ऐसा करने से क्या मिल जाएगा? राना बशीर ने हाँ करते हुए सर में झटका। तस्कीन, कम से कम तुम्हारे दिल को तस्कीन हो जाएगी, ये सुकून मिल जाएगा कि तुमने कोशिश की थी, तुम गए थे उसके पास लेकिन वो नहीं आई। राना साहब आगे का लाया अमल सोच रहे थे, मगर मैं चाहता हूँ मैं उस हमेशा उसके पास रहूं, बेशक वो मुझे कभी भी वो ना करे। ख्वाहिश और चाह में बड़ा फर्क होता है। ख्वाहिश इंसान को घमंडी कर देती है, चाहत इंसान को मिट्टी कर देती है। किरण की जुदाई में उसकी चाहत ने राना मुबशर जैसे लोहे को पिघला दिया था, इन्हें मिट्टी का कर दिया था। उन्हें किरण को पाने की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि इसके साथ की चाह थी। शेख साहब जब आज़ाद होने के बाद पिछले 4 सालों से राना साहब में वो नुमायां तब्दीलियां आ गई थीं, जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं थीं। बुराई को छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलते थे। वो कई मर्तबा लड़ते झगड़ते गिर पड़े, टूट कर बिखर गए। शैतान के बहकावे और नफ्स के लालच में उन्हें राह से हटाने की पूरे जतन किए, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनका हौसला भी नहीं डगमगाया। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जिसको किसी भी जबान में बयान नहीं किया जा सकता, और हालात ऐसे होते हैं जो इंसान को उसकी उम्र और जिंदगी के उस मरहले पर आकर जेर कर देते हैं जब इंसान खुद को सिरात मुस्तकीम के दूसरे सिरे पर पहुंचता हुआ महसूस करता है। बस वो दिन था और आज का दिन मुझे तुम मिल गई किरण। आज इस पहर तुम मेरे साथ हो। राना साहब ने अपनी दास्तान मुकम्मल की, रुख फेंक कर किरण को देखा। समंदर की लहरें भी उसी अंदाज में बह रही थीं, फिर भी कुछ था जो बदल गया था। कोई संभल चुका था तो कोई बिखर चुका था। राना साहब ने आंसू साफ करते हुए वो उठी और बिना कुछ कहे वो अपने अपार्टमेंट की सीमत तेज से चलने लगी। राना साहब भी उठ खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने किरण को रोका। वो इसे जाते हुए देखते रहे। वो किरण को शादी की कुछ समझने के लिए वक्त देना चाहते थे। जब वो किरण पूरी तरह आंखों से ओझल हो गई, तब वो सर झटक कर जीन्स की जेबों में हाथ डाले, बादलों के पीछे छुपे चांद और तारों को देखते साहिर पर चहलकदमी करने लगी। इन 2 दिनों से ताले शहर पर बादल और ताप से बरस रहे थे। शदीद बारिशों के बाद मौसम में खुनकी बढ़ गई थी। किरण के बशमोल कुछ शहरियों ने हल्के जैकेट और जर्सी का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से वापसी किरण ने राणा साहब को अपने साथ चलने की पेशकश की। राणा साहब, आप चाहें तो मेरे घर चलें, होटल में आपकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। राणा साहब खुददार आदमी थे। वो बगैर किसी जायज रिश्ते के किरण के घर दरखेज कदम नहीं रखना चाहते थे। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ, कमरे में जाते ही दवाई ले लूंगा। उन्होंने फौरन किरण के ऑफर से इनकार किया और अपने होटल में चले गए। नहीं, आप अभी तक तो नहीं आए। मैंने कॉल की थी पर उनकी तरफ से कोई जवाब मशहूर नहीं हुआ। इंशा गुल ने फाइल हाथों में लिए हुए वजाहत पेश की। फिर से कार मिला। इंशा गुल ने इजाजत चाही। नहीं, उनका होटल रास्ते में ही आता है, जाते हुए खुद जाकर देख लेंगे। किरण बार बार कॉल करने के बजाय होटल जाकर मालूम करना मुनासिब समझ रही थी। किरण आज ब्लैक पैंट शर्ट और ब्लैक सी जैकेट पहने हुए थी। वो होटल समझ करते जिसे रिसेप्शन पर राना मुबशर का नाम और कमरा नंबर बताकर मालूम करने लगी। मैम, आज वो सुबह से कमरे से बाहर नहीं आए। रूम सर्विस नाश्ता लेकर गया था तो भी उन्होंने रिस्पॉन्स
نہیں دیا۔ میں کمرے میں کال ملا کر دیکھتا ہوں ریسپشن میز پر کھڑے ترکش نوجوان پروفیشنل انداز میں فروادات سنائی اور لوکل فون کا ریسیور اٹھا کر کال ملانے لگے۔ سوری میم، وہ کال ریسیو نہیں کر رہے۔ اس لڑکے نے معذرت خواہ انداز میں وضاحت کی۔ کیا آپ کے پاس ان کے کمرے کی اضافی چابی ہے؟ کرن نے کانپتے ہوئے پوچھا تو لڑکے نے عصابت میں سر ہلاتے ہوئے دراز سے کارڈ کی شکل چابی نکال کر کرن کے آگے رکھی۔ کرن نے ایک ہی جھٹکے سے چابی اٹھائی اور تیزی سے لفٹ کو لپکی۔ سیلان اور انشگل بھی متفرق تاثرات بنائے اس کے پیچھے بھاگے۔ مندرجہ ذیل پر لفٹ کے رکتے ہی کرن کو ریڈیور میں بھاگی اور رانا صاحب کے کمرے کے سامنے آئی۔ خو علاج اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس سے کارڈز درج میں نہیں دیے جا رہا تھا۔ سیلان نے مدد کرنے سے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیا، تیز سے دراز میں دے کر دروازے کا ناک گھمایا۔ اندر داخل ہوتے ہی کرن دروازے پر ٹھٹک گئی۔ رنم بشر کل کے ہی سوٹ اور جوتوں سمیت اوندھے منہ بیڈ پر لپٹے تھے۔ کرن ہمت کر کے آگے انہیں پکارتے ہوئے جھنجھوڑنے لگی۔ رانا صاحب، یا اللہ، یہ تو بخار سے تپ رہے ہیں۔ ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرن کو لگا اس نے دہتے ہوئے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ سلام موبائل پر نمبر ملا تھا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ انشا گل گلاس میں پانی بھر لائی۔ رانا صاحب پلیز آنکھیں کھولیں، ہوش میں آئے۔ رانا صاحب حد سے زیادہ تیز بخار کے باعث رنم بشر کے حساس کام کرنے سے قاصر تھے۔ وہ بے جان کرن کے بازوں میں تھے، حتیٰ کہ ان کی دھڑکن بھی کم ہو رہی تھی۔ کرن کے اضطراب میں ہر گزرتے پل کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ رانا صاحب، آپ ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابھی بہت سے حساب باقی ہیں۔ میں نے تو ابھی تک آپ کو معاف نہیں کیا۔ ابھی تو آپ کو مجھ سے بہت سی صفائیاں دینی ہیں۔ آپ ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت سے کام لیں۔ انشا گل کے لیے کرن کو اکیلے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اینی کو کال کر کے بلایا۔ اینی آدھے گھنٹے میں ہاسپٹل پہنچ گئی۔ اینی کو دیکھتے ہی کرن روحان سی ہو گئی اور مزید زاروں قطار رونے لگی۔ ایمبولینس عملہ کی مدد سے رانا صاحب کو اسٹریچر پر ڈال کر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل کی چمکتے فریش پر کرن ان کی سمیر سے قدم ملاتی تیز تیز چل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پھرتی سے رانا صاحب کو آئی سی یو میں داخل کیا اور سارا سٹاف ان کے علاج میں چھٹ گیا۔ کوئی آکسیجن ماسک لگا رہا تھا تو کوئی انجیکشن تیار کر رہا تھا۔ کرن کے اضطراب میں ہر گزرتے پل کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ نہیں رانا صاحب، آپ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ڈاکٹر کی مسلسل کوششوں، کرن کے متواتر دعاؤں سے رانا صاحب کو پورے دن بعد ہوش آ گیا۔ کرن کو ان کے بیدار ہونے کی خبر ملی تو وہ بھاگتے ہوئے آئی سی یو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسے ہیں رنم بشر؟ کرن نے نیند ناراض لیٹے رنم بشر کو پہلو میں بیٹھ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ پریشان کر کے جان نکال دی تھی میری۔ کہا تھا نا میرے گھر چلیں، پر نہیں، آپ کو تو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے۔ ہمیشہ بہت برے ہو آپ، بہت اچھا لگتا ہے نا آپ کا مجھے ستانا۔ رنم بشر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کرن کی چڑت میں چھپے اس کی محبت سے خوش ہونے لگے۔ رانا صاحب محبت اور اپنائیت سے اس کے متفرق تاثرات کو یاد کر رہے تھے جب سرحانے ٹیبل پر موبائل بجنے لگا۔ رانا صاحب محبت اور اپنائیت سے اس متفرق تاثرات کو یاد کر رہے تھے جب سرحانے ٹیبل پر ان کا موبائل بجنے لگا۔ وہیں دوسری جانب پاکستانی میں روحان وہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جہاں رانا صاحب کو اتنے دن کال نہ کرنے پر خفا ہونے لگا تھا۔ ان کے بیمار ہونے کی جانچ کر وہ مضطرب سا ہو گیا تھا۔ کھانسی رکنے پر رانا صاحب نے موبائل پھر سے کان سے لگایا۔ ہیلو روحان۔ دوسری طرف مکمل خاموشی سن کر انہوں نے اپنی جانب سے روحان کو مخاطب کیا۔ رانا بھائی، آر یو آل رائٹ؟ روحان پریشان کن آواز میں پوچھا۔ روحان رانا بھائی کی زبانی کرن کا نام سن کر ٹھٹک سا گیا۔ حیرت سے اس کے ابرو پھیل گئے۔ کون ہے آپ کے ساتھ؟ روحان نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے لگا شاید اسے رانا بھائی کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ کرن ہے، کرن جمیل نور کی کزن۔ رانم بشر مستقیم بڑے انداز میں تصدیق کر روحان جواب میں خاموش رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا روحان، ڈاکٹر آ رہا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ کیا ہوا روحان؟ رانا بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ نور نے روحان کے بازو کو جھنجھوڑ کر متوجہ کیا۔ ہاں، بس فلو ہو گیا تھا۔ وہ ترکی میں ہے، اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور کرن ہو۔ نور نے روحان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ نہیں نور، انہوں نے پورا تعارف بتایا ہے۔ کرن جمیل نور کی کزن۔ نور کے تاثرات بدل گئے۔
किरण तुर्की में है पर राणा भाई को कैसे मिली, और अगर किरण को देखकर राणा भाई फिर से जन्म में आ गए तो नूर ने धड़कते हुए दिल में अंदेशा जाहिर किया। राणा बशीर अगले रोज हॉस्पिटल में रुखसत हुए। किरण उस वक्त उनकी दवाइयाँ और डॉक्टर से बकिया हदायत पूछकर कमरे में दाखिल हुई। बशीर को होटल जाने की इजाजत नहीं देगी, फिर राणा साहब ने इनकार की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, जब तक आप पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं हो जाते आप घर में ही रहेंगे। किरण घर पहुंचकर एनी से खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया। किरण राणा साहब को सीधे गेस्ट रूम में ले आई जो एनी ने उनके लिए पहले से तैयार कर रखा था। जी यानी किरण ने सूप के लिए इजरा बराबर करते हुए मसरूफ अंदाज में जवाब दिया, क्या तुम्हें मिस्टर राणा से मोहब्बत हो गई है? एनी ने बिना तमहीद बांधे सीधे साधे पूछा। किरण ने तेज से चलते हाथ रुक गए। वो एनी की इस डायरेक्ट सवाल पर गड़बड़ा गई। नहीं, वो दरअसल मेरी मौजूदगी के पिछले 5 सालों में तुम पहली बार किचन में काम करने आई हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो राणा साहब एक स्पेशल सूप पीना पसंद करते हैं। वो आपको बनाना नहीं आता तो मैंने सोचा मैं खुद बना लूं। किरण ये झूठ मुझसे कह रही हो या अपने आप से? एनी ने उसे गले बहाने पर सर झटकते हुए किरण को अकेले काम करते छोड़कर किचन से बाहर निकल गई। सॉरी डिस्टर्ब कर दिया आपको, मैं सूप लाई थी आपके लिए। किरण ने जबरदस्त होकर कुछ फासले पर गई और ट्रे उनके आगे किया। कोई बात नहीं, मैं सो नहीं रहा था। और राणा साहब सूप पीने लगे। पहला घूंट लेते ही उन्होंने हैरत से किरण को देखा। इतने माँ से होटल का खाना खाकर वो उकता गए थे और इस वक्त किरण का इतनी अपनायत से बनाया सूप उन्हें बहुत लजीज लगा। लेकिन मैं इस इंसान से इतनी हमदर्दी क्यों कर रही हूँ जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है? किरण अपने दिल ही दिल में सोचने लगी। जब तक वो यहाँ है मैं अच्छे बिजनेस पार्टनर की तरह उनकी तरफ से आहो वक्त करूंगी, लेकिन फिर दोबारा वर्कर भी नहीं देखूंगी। किरण ने राणा बशीर की नेकी और अच्छाई को बालाने ताक रख कर एक नतीजा अखज़ किया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि बहुत जल्द उसका ये फैसला खाक में मिलने वाला है। मजीद एक हफ्ते बाद राना बशीर पूरी तरह तंदुरुस्त हो गए थे तो संडे को किरण उनकी गाइड बनकर एक मशहूर और तारीखी मस्जिद दिखाने ले गई। वहां पर रूहान की कॉल आ गई। हाँ रूहान कैसे हो? राना बशीर ने कॉल उठाते हुए उसे मुखातिब किया। राना भाई कहाँ है आप? रूहान ने उनका सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछा। तुर्की में कहाँ राना भाई? किस शहर में? रूहान ने अपना बैग उठाया चेकआउट करवाते हुए पूछा। राना बशीर को पसंदर ने काफी शोर सुनाई दे रहा था। उनकी छुट्टी ये सुने बार बार खदशे का इशारा दे रही थी। अंतालिया में जवाब अभी भी सपाट था। किरण ने ताज्जुब से राना साहब को देखा। फिर वो गेस वर्ड में अंतालिया मैं भी अंतालिया में हूँ, अभी भी लैंड किया है, आधे घंटे तक होटल पहुंच जाऊंगा। आप भी जहाँ भी। फौरन होटल पहुंची। रूहान ने राना भाई के अंदाज को नजरअंदाज करते हुए जोशो खरोश में बदल गया। राना बशर के आबरू फैल गया। बॉट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनका लहजा मजीद सख्त हो रहा है। किरण को अब परेशानी होने लगी थी। राना भाई मिलकर बताता हूँ, मैं अभी टैक्सी ले रहा हूँ, बाय बाय। रूहान ने तेज से कहा। राना साहब का जवाब सुने बगैर कॉल काट दी। राना साहब जैसे अपने कमरे में पहुंचे और अपनी जैकेट उतार दी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने आगे आकर दरवाजा खोला तो रूहान बहकाना छोड़े उनसे लिपट गया। ओ भाई, कितना मिस किया मैंने आपको, रूहान ने राना भाई से राग होते हुए कहा। इतने दिन हो गए, आप तो हमें भूल ही गए थे। राना मुबशर रिसीवर उठाते हुए ठटक गए। उन्होंने हैरत से रूहान के जन्म देखा। वो अपने घर में होगी, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने बेपर अंदाज में कहा। रूहान अभी तुम आराम करो, मैं बाद में ले लेना। राना साहब ने उसे कायल करने की कोशिश की लेकिन वो अपनी जिद पर पूरा उतरा। राना साहब के तासला सा बात हो गया लेकिन उनके सामने रूहान था, वरना मुबशर के जिक्र का टुकड़ा। हर बार की तरह इस बार भी राना साहब रूहान के इसरार के आगे हार गए थे। ठीक है चलते हैं, बच्चे के बच्चे ही रहोगे, तुम अपनी बात मनवा कर ही रहते हो। राना साहब ने तंजरो मजा में रूहान के सर पर थपकी देकर अपना जैकेट उठाते हुए कहा। आपका ही भाई हूं ना? रूहान खिलखिलाकर हंसा और रवाना होने के लिए तैयारी करने लगा। ये है हमारा आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने